आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें सारा जो है वो डिटेल डायग्राम दी, और वो साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। एक्चुअली जब तक एक्सरेज मतलब माइक्रोस्कोपिक एक्सरेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक हम डीएनए को एक सिंगल इसमें से थ्रेड मानते थे। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक एक्सरे की डिस्कवरी हुई, तब हमें पता चला कि डीएनए क्या है। वाटसन एंड क्रिक ने आफ्टर दैट जो है डिस्कवर किया कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स की फॉर्म में। जैसे आपने कभी जो वो आयरन की या एल्यूमिनियम की बनी हुई स्टेयर्स देखी है, पौड़ियां होती हैं, इस तरह से ऐसे घूम के कॉइल होती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे ऊपर जाती हैं, छोटी सी सीढ़ियां होती हैं इस तरह से। जिनके पास स्पेस कम होती है वो स्टेयर्स ऐसी लगाते हैं। इस तरह की स्टेयर्स जो होती हैं एस शेप, उस स्टेयर केस जैसा ही हेलिक्स बनता है। हेलिक्स मतलब कॉइल, जो चीज एक दूसरे के ऊपर यूं लिपटी हुई है एस शेप में, लाइक दिस, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है। इसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए हेलिक्स। और डीएनए जो है, हमारे अंदर जो डीएनए है, ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है, इट इज अ डबल हेलिक्स, दो हेलिकल्स की फॉर्म में है। तो इस तरह से हेलिकल्स, एक थ्रेड और एक थ्रेड होता है। दिस इज नोन एज डबल हेलिक्स। अब अगर हम इस डीएनए को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे कई सारे मोतियों को मिलाकर एक माला बनती है, ऐसे ही कई सारे मोती हैं, एक केमिकल्स हैं ऐसे, जिनको मिलाकर एक डीएनए नाम का ये थ्रेड या एक माला बनती है। तो इसके जो मोती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर जो एक चेन बना रहे हैं, वो चेन हमें जो इस तरह से हेलिकल की फॉर्म में दिखती हैं, दो चेन्स, वो किससे बनी है? न्यूक्लियोटाइड से बनी है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड हमें कैसा दिखता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली होते हैं 3 मेन जो उसके पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास होता है सबसे पहले एक शुगर, एक होता है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, तो शुगर अगर हम देखें तो शुगर कैसी होती है? शुगर इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स जिसके पास 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स वाली इस तरह की एक शुगर है। इस शुगर के साथ, दिस इज शुगर, इस शुगर के साथ जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरी तरफ जो है इससे जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस। अब ऐसे ही इसके सामने एक और जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, ये इसका नाइट्रोजन बेस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है यहाँ से ये आया, और फिर से ये किससे जुड़ा हुआ है? पेंटोज शुगर से, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। दिस इज शुगर, दिस इज फॉस्फेट एंड दिस इज नाइट्रोजन बेस। तो ये एक मोती हो गया इस तरह से। ये एक डीएनए का, डीएनए कैसा है? 2 थ्रेड्स हैं। तो अगर ये एक थ्रेड का हम देखें तो एक थ्रेड का ये न्यूक्लियोटाइड, तो दूसरे थ्रेड का ये न्यूक्लियोटाइड। ये आपस में भी जुड़े हुए हैं और नीचे से भी जुड़े हुए हैं। अब जैसे ये जो एक शुगर बेस है, ये दूसरे के फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट फिर आगे किससे जुड़ा हुआ होगा? विद द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। फिर अगला जो है, फिर यहाँ पर एक फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ एक, तो इस तरह से एक नीचे को भी चेन बन रही है। ऐसे ही दूसरा जो थ्रेड है डीएनए का, इसकी भी नीचे को ऐसे एक चेन बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, ये सारे आपस में जुड़कर एक चेन बना रहे हैं, एंड दैट चेन इज डीएनए। अब
अब ये जो मैंने एक सिंपल ऐसे राउंड में दिखा दिया, ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ है, ये रहा। ये 3 चीजें मिलाकर बना है। कौन कौन सी 3 चीजें? पेंटोज शुगर, एस से लिख रही हूँ इसको मैं, उसके एक तरफ जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ इसके साथ जुड़ा है नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर, हजारों न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर जो है वो हमारा डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले नाइट्रोजन बेस की। जो नाइट्रोजन बेस हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स में एक जैसे नहीं होते। बेसिकली जो नाइट्रोजन बेस हैं ये 2 तरह के होते हैं। और टाइप जो है बेसिकली इनकी 4 होती हैं। होते 2 टाइप के, एक होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। आई थिंक आपकी बुक में ये नहीं है, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। और जो आपकी बुक में दे रखा है नाइट्रोजन बेस के फर्दर प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स मिलाकर दे रखा है, 4 तरह के होते हैं। दे आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस, मतलब ये चारों क्या है, दे ऑल आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये नाइट्रोजन के ही कंपाउंड है, इन सब के अंदर, इनकी कंपोजिशन के अंदर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब डीएनए में चेन कैसे बनती है? ये एक न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फॉस्फेट, ये तो सब में सेम होता है। फर्क क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आता है इस नाइट्रोजन बेस का। अगर यहाँ पर ये एडेनिन है, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा लाइक दिस। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसका, और ये इसका नाइट्रोजन बेस है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस इससे डिफरेंट होगा। इसके नीचे सेम हो सकता है, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है वो जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है दैट कुड बी सेम। हो सकता है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन दोबारा हो, यहाँ पर गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन बेस का बेसिकली डीएनए के अंदर डिफरेंस होता है। और ऐसे ही हजारों लाखों नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनते हैं, डीएनए। शुगर जो है डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, आरएनए के अंदर लेकिन होती है राइबोस टाइप की शुगर। होती है पेंटोज ही है, थोड़ा सा शुगर के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में कैसे जुड़े हैं। अगर हम सुपरफिशियली बात करें तो डीएनए हमें ऐसा दिख रहा है हेलिकल की फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम इसको इतने पार्ट को खोलकर देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है, न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर क्या है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन बेस। सपोज हम यहाँ पर एडेनिन ले लेते हैं। इसी तरह से इसके इस वाले स्ट्रैंड को, जो ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है, मैं इसको दिखा ही डिफरेंट कलर से रही हूँ, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अगर हम इसके इतने पार्ट को काट कर देखते हैं तो इतना पार्ट हमें कैसा दिखता है, नाइट्रोजन बेस लगा होगा इस पर। ठीक है, देन देयर विल बी पेंटोज शुगर और यहाँ पर लगा होगा इसका फॉस्फेट। तो जहां पर एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस लगा हुआ होगा जस्ट वहां पर हमेशा ही एडेनिन के साथ कॉम्बिनेशन कौन करेगा, इट विल बी थायमिन। एडेनिन जो है वो हमेशा ही थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होगा और उन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ये फिक्स्ड है। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर एडेनिन है
तो दूसरे स्ट्रैंड पर हमेशा ही उसके साथ कंबाइन करने कौन आएगा? मीन नाइट्रोजन बेस। शुगर और फॉस्फेट विल बी द सेम। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर लगा हुआ होता सपोज कर लो साइटोसिन, तो इसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में क्या होता? गुआनिन। लेकिन साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ जुड़ा होता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो ये कैसे जुड़े हुए हैं कि यहाँ से शुगर और बेसिकली यहाँ पर एडेनिन है, तो ये वाले स्ट्रैंड का क्या आ रहा है? थायमिन। 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर ये शुगर, यहाँ पर शुगर है, इधर फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, तो अगला न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो ये इधर वाले स्ट्रैंड का क्या होगा? गुआनिन होगा। जरूरी नहीं, अगर यहाँ पर थायमिन लगा है तो इधर वाले स्ट्रैंड का एडेनिन होगा। अगर यहाँ पर गुआनिन लगा है तो इधर वाले स्ट्रैंड का साइटोसिन होगा। लेकिन हमेशा ही साइटोसिन और गुआनिन में 3 बॉन्ड्स होंगे और एडेनिन और थायमिन में 2 बॉन्ड्स होंगे। तो ये तो हो गया एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड का आपस में कैसे जुड़ना। क्यों जुड़ना चाहिए? आप नॉर्मली देखें कि आपके पास अगर 2 धागे हैं, सिंपली मैं आपको ये वायर से शो करती हूँ कि ये 2 धागे हैं और मैंने इनको कॉइल कर दिया एस शेप में। मैं इनको एस शेप में कॉइल करती हूँ इन धागों को। ये पहले से क्रोमेटिक मटेरियल बने हुए हैं, जस्ट वेट। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में इस तरह से कॉइल कर रहे हैं, एस शेप में एक दूसरे से यूं उलझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है ये आपको? ये आपस में कॉइल है। तो ये अभी मैंने इनको अपनी फिंगर से इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो ये ऐसे है ना। अगर मैं छोड़ दूंगी तो ये 2 धागे फिर से यूं ही अलग हो जाएंगे। तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहना चाहिए कि 2 स्ट्रैंड्स जो है वो इसी पोजीशन में एक इक्वल डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर ही एक दूसरे से दूर रहने चाहिए। इसको रखने के लिए ही ये जो नाइट्रोजन बेस है एक स्ट्रैंड का और दूसरे स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोच कर देखो कि अगर किसी ने किसी को पुश कर दिया तो उसके सारे सेल्स का डीएनए यूं क्रोमेटिन बन के, ऐसे धागा बन के उलझ गया होता, तो आपको सुनने में क्या आता? हाँ जी, भी वो फलाना मर गया। क्यों मर गया जी? क्योंकि उसका डीएनए क्रोमेटिन में बदला, सारा डीएनए उलझ गया, टूट फूट गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा डीएनए जो है वो इंटैक्ट रहता है, एक जगह फिक्स्ड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब ये तो हो गया एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ना। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ होता है? थ्रू फॉस्फेट बॉन्ड्स। इस फॉस्फेट को बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। कैसे? मैंने आपको पहले पिछले जो है पेज पे बनाकर दिखाया था। ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ तक, दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड। अब ये अपने स्ट्रैंड में नीचे वाले दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट के साथ। तो फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है ये सब आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड से। जैसे माला के अंदर मोती होते हैं, ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो उसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस। एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ कंबाइन करता है विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसके लिए रूलिंग फिक्स है। एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस थायमीन के साथ ही पेयरिंग करेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ेगा। साइटोसिन नाम का जो नाइट्रोजन बेस है वो गुआनिन के साथ ही पेयरिंग करेगा और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक ही स्ट्रैंड के अंदर, डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड के अंदर किससे जुड़े हुए होंगे? फॉस्फेट बॉन्ड्स के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? तो आगे चलें। डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है यस बेटा? मैम। यस मैम। कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज कर देना, आई विल रिपीट, आपसे पूछ लूंगी कि क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ डीएनए ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी जेरोक्स कॉपी बना सकता है। अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने अगर सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस एक नया बन जाए, वो नहीं बन सकता। न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। डीएनए जो है अपने आप को क्या कर सकता है? रेप्लिकेट। अकेला डीएनए ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है। तो ये रेप्लिकेट कैसे करता है? अब हमने डीएनए देखा, डीएनए कैसा है? इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में है, कॉइल्ड है। तो जब डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है तो डीएनए क्या करता है? ये इसकी कॉइलिंग यहाँ से खुल जाती है एक जगह से। ऐसा नहीं होता कि एक लंबा धागा है और पूरे के पूरे की कॉपी बन गई। सेक्शन बाय सेक्शन, पहले इतने पार्ट की बनेगी, फिर इतने पार्ट की बनेगी, फिर इतने पार्ट की बनेगी। बाय सेक्शन रेप्लिकेशन होती है। और सबसे पहले क्या होता है? ये हेलिक्स खुलता है। ये ऐसे कॉइल था, अब ये दो स्ट्रैंड्स इस तरह से खुल गए। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये दो तारे हैं, अगर मैं इनको आपस में इस तरह से यूं कॉइल्ड है ऊपर से, नीचे से ये दोनों अलग है, इस तरह से खुली हुई है। इतना पार्ट खुलता है और इतने पार्ट की रेप्लिकेशन होती है, मतलब इतने पार्ट की कॉपी बनती है, फिर अगले पार्ट की कॉपी बनती है, फिर अगले पार्ट की कॉपी बनती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आया समझ? आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ठीक है। डीएनए जो इस तरह से, गुरूर समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ जी मैम। इस तरह से उलझा हुआ है। अगर आप इस धागे को जरा सा सुलझा दो, ये यहाँ से इसको मैं आप सुलझाने लगी, ऊपर से तो ये ऐसा उलझा ही रहेगा, सेम ऐसा ही बना रही हूँ, नीचे से ये अलग हो गया इस तरह से। ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अपनी कॉपी बना लेगा, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अपनी कॉपी बना लेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पहले डीएनए ऐसे उलझा हुआ है, फिर एक सेक्शन से इसकी अनकॉइलिंग होती है, यानी कि ये खुल जाता है, ये खुल गया, खुल के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। ये स्ट्रैंड नंबर 1, ये स्ट्रैंड नंबर 2। अब स्ट्रैंड नंबर 1 जो है वो अपनी कॉपी बना रहा है, ये इसने अपनी कॉपी बना ली, और जो स्ट्रैंड नंबर 2 है इसने अपनी कॉपी बना ली। इसने इसके जैसा और इसने इसके जैसा, एक दूसरे जैसे हो गए। अब क्या होगा? अब सोच में यही आता है कि ये दोनों नए मिल जाएंगे और एक नया डीएनए बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, इस तरह से ये दो नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। बाकी का डीएनए ऐसा ही रहता है। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो। 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है एक सेल के अंदर। 2.2 मीटर समझ लो कितना, 8-10 फुट लंबा। इतनी तो हमारी हाइट नहीं होती, लेकिन हमारे सेल के अंदर इतना डीएनए होता है। तो अगर हम कहें कि 2.2 मीटर पूरे की रेप्लिकेशन होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका एक सेक्शन ही रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट कैसे करता है? इसकी कॉपी अलग, इसकी कॉपी अलग। अब क्या होगा? ये अलग, ये अलग। ठीक है। तो ये हमारे पास दो नए डीएनए जो है वो तैयार हो जाते हैं, जिसमें क्या है, एक में ओल्ड स्ट्रैंड है और न्यू स्ट्रैंड है, और दूसरे में भी ऐसा है, एक में ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इस तरह से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। अब ये रेप्लिकेशन, अगर मान लो 2.2 मीटर में से इतने पार्ट की रेप्लिकेशन होनी, जितना मैंने ड्रॉ किया है, पहले इतने पार्ट के डब बन गया, अब यहाँ से कॉइलिंग खुलेगी, फिर ये अपने बराबर का बना लेगा, ये अपने बराबर का बना लेगा, फिर ऊपर से कॉइलिंग खुलेगी, इसने अपने बराबर का बना लिया, इसने अपने बराबर का बना लिया। अब ये दोनों डिटैच हो जाएंगे। ये पुराना था, ये नया बन गया, ये पुराना था, ये नया बन गया, और फाइनली हमारे पास ये डीएनए आ गया। ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए।
ठीक है, एक बार मैं फिर डिफरेंट कलर्स यूज करके आपको शो करती हूँ इसी प्रोसेस को। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है इसके साथ। राइट, अब क्या होगा, जो पहले वाला स्ट्रैंड है ये अपनी कॉपी बना लेगा। पहले कितने में से, इतने इतने पार्ट में, ये इसने अपनी कॉपी बना ली इतने पार्ट में। ऐसे ही दूसरे पार्ट ने भी अपनी कॉपी बना ली, ये इसने अपनी कॉपी बना ली, ठीक है, इतने इतने पार्ट में। अब यहाँ से कॉइलिंग खुलेगी, फिर ये ऐसा ही खुल जाएगा, कॉइलिंग यहाँ से खुलेगी, अब फिर से ये अपनी कॉपी बना लेगा। पहले इतने पार्ट की कॉपी हुई, अब फिर इतने पार्ट की दोबारा से कॉपी होगी, ये फिर यहाँ से खोल लेगा, इतने पार्ट की कॉपी होगी साइमल्टेनियसली। और इसी तरह से दूसरे स्ट्रैंड की भी होगी, पहले इतने पार्ट की इतने सेक्शन की कॉपी बनी, अब इस सेक्शन की कॉपी बनी, अब इस सेक्शन की कॉपी बनी। तो फाइनली आपके पास 2 डीएनए आ गए, ये सेंटर में से अब ये अलग हो जाएगा। 2 डीएनए कौन से हो गए आपके पास फाइनली, एक तो ये पुराने वाला, ये सबसे पहले वाला जो मैंने ये वाला स्ट्रैंड बनाया था, इसने अपनी नई कॉपी बनाई थी ग्रीन कलर वाली जो ये, तो ये इसके साथ इसमें से कॉइल कर दिया, तो ये दोनों अलग हो गए, ये मैंने ये दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला डीएनए हमारे पास कौन सा था, दूसरे वाला जिसके साथ कॉइलिंग था वो हमारे पास ये रेड कलर वाला था, ओल्ड वाला स्ट्रैंड, ये रेड कलर वाला स्ट्रैंड, और इसके जैसा ये एक ब्राउन कलर का स्ट्रैंड इसने अपनी कॉपी बना ली थी, ये इसका ब्राउन कलर का स्ट्रैंड। तो अब क्या हो गया, इनिशियली हम किससे चले थे, एक ये वाला कलर था और एक रेड था, एक ये वाला कलर एक रेड, ये दोनों पुराने हैं, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड एंड दिस इज ऑल्सो ओल्ड स्ट्रैंड। इसने अपने जैसा ग्रीन बनाया था न्यू, तो ये न्यू स्ट्रैंड, और इसने अपने जैसा जो है ये सॉरी दिस वन ब्राउन बनाया था, दिस इज न्यू स्ट्रैंड। तो 2 जो नए डीएनए बनते हैं, डबल अमाउंट हो जाती है डीएनए की, उसमें ऐसा नहीं होता दोनों नए बने वो अलग हो गए और पुराना एज इट इज वापस कॉइल हो गया, एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, और फाइनली हमारे पास अब 4 स्ट्रैंड हो गई, यानी कि हम क्या कहेंगे, डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया, अपनी कॉपी बना ली। बात समझ आई या नहीं? यस मैम। अच्छे से बोलो, फॉर्मली अगर नहीं आई तो भी बताओ। और अगर आप +2 मेडिकल में पढ़ोगे तो इस पे पूरा एक चैप्टर है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इतनी बड़ी टेक्निक है ये, इतने सारे लॉट्स ऑफ एंजाइम, लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्वड इन इट। +2 का द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है ये। आपको तो सिर्फ ये है कि रेप्लिकेट करता है, अब इसके खुलने के लिए अलग एंजाइम लगते हैं, इसको वापस जोड़ने के लिए अलग एंजाइम है, सबके नाम है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू। समझ आ गया? 2 धागे हैं आपके पास, एक रेड कलर का एक ब्राउन कलर का, ठीक है। रेड ने अपने जैसा एक ग्रीन बना दिया, ब्राउन ने अपने जैसा एक पिंक बना दिया, तो एक नया एक पुराना, रेड और ग्रीन अलग हो गए, ब्राउन और पिंक अलग हो गए, तो ये 4 स्ट्रैंड बन गए, 2-2 स्ट्रैंड वाला एक डीएनए, यानी कि डीएनए हमारा डबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक जीन्स को। मैम, हाँ जी मैम ये जो सेकंड वाले पार्ट में रेड ने ग्रीन जैसा बनाया और थर्ड वाले में ब्राउन ने ग्रीन जैसा बनाया, तो फिर मेरा मतलब ये है कि 2 पुराने हैं और 2 नए बन गए उनके जैसे। फिर से देख लो, एक स्ट्रैंड जो है वो रेड है आपके पास, ऐसे सिंपल ही देखते हैं, कॉइलिंग ही नहीं करते, ये एक स्ट्रैंड है आपके पास डीएनए का, ठीक है, कंट्रास्टिंग कलर से आपको दिखाती हूँ, ये आपके पास दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। अब रेड वाले ने अपनी कॉपी बनाई, ये रेड वाले ने अपनी कॉपी बना दी, और जो ग्रीन वाला है इसने अपनी कॉपी बना दी,
अब ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। मतलब रेड क्या था, ओल्ड, और ग्रीन भी क्या था, ओल्ड। ब्लैक इसने बनाया, दैट इज न्यू, और ब्लू इसने बनाया, दैट इज ऑल्सो न्यू। तो फाइनली जब हम इनको देखेंगे तो एक रेड और ब्लैक वाला अलग और ग्रीन और ब्लू वाला अलग, ये दो अलग अलग स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। हुआ कुछ क्लियर? यस मैम। ठीक है वानी, दोनों ने नए नए हाँ बनाए। जी मैम। जिसने अपना नया बनाया वो उसके साथ मिलकर एक नया डीएनए बन गया, जिसने अपने जैसा एक बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों पुराने अलग और दोनों नए अलग और हम कहेंगे कि 4 डीएनए के स्ट्रैंड होंगे, एक नया एक पुराना, एक नया एक पुराना। सिंपलेस्ट वे में अगर हम इसको समझे तो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स इसी सीक्वेंस में ही लगे हुए हो, एडेनिन एडेनिन थायमीन थायमीन। तो ये हम क्या कहेंगे, ये हमारी एक जीन की सीक्वेंस होगी। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जिसकी एनकोडिंग होकर बनते हैं प्रोटीन्स, जिसकी एनकोडिंग होकर बनते हैं प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट को बनाते हैं जैसे कि हम हैं। अगर ये मेरा डीएनए है तो इसने न्यू स्ट्रैंड बनाया, इस वाले स्ट्रैंड ने भी न्यू बनाया, और ये दो हमारे पास 1 और 2 डबल हो गया डीएनए। तो जो डीएनए डबल हुआ, इससे जो नया सेल बनेगा, वो नया सेल जो है उसके पास क्या होगा, उसके पास एक कोडिंग होगी। कोडिंग मतलब उसके पास एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा कि न्यूक्लियोटाइड इसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, इसी सीक्वेंस में इस क्रोमोसोम में लगे हुए हैं और इसी सीक्वेंस में ही वो प्रोटीन बनेंगे। अगर मान लो ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है, मींस ये अगर मेरे ह्यूमन बीइंग बनना है मैंने, तो मेरी सीक्वेंस क्रोमोसोम पे क्या होनी चाहिए, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। ये मेरे जीन्स की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स की जीन के ऊपर। अगर ये सीक्वेंस अगर मैं इतनी सी चेंज कर दूं, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, मैंने क्या करा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया बस। अगर ये चेंज हो गया ना, इसका मतलब ये कोई डायनासोर भी बन सकता है। इतनी सी चेंज आने पर पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकता है। हम सब में जो डिफरेंस है वो यही न्यूक्लियोटाइड का ही डिफरेंस है। मेरे अंदर जहाँ एडेनिन लगा है मेरे जिस क्रोमोसोम में, आपके अंदर थायमिन लगा हुआ हो सकता है, उस जगह गुआनिन लगा हुआ हो सकता है। डायनासोर से भी मेरा यही फर्क है, एक चींटी से भी या एक बैक्टीरिया या वायरस से भी मेरे और वायरस के बीच में भी यही डिफरेंस है कि जहाँ मेरे ग्वानिन लगा है तो उसके एडेनिन लगा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ मैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का क्रोमोसोम्स पर, दैट इज जीन्स, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, जिसको हम इनहेरिट करते हैं, जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था। एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग में अपनी अगली जनरेशन में जो आगे देता है, दे आर जीन्स। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड जीन्स का कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो कल का मैं आपको टाइम बता दूंगी, ठीक है? कल लाइव क्लास नहीं होगी हमारी, आई विल गिव यू द टाइम, और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको साथ में करवा दूंगी पहले, ठीक है? ओके, फिजिक्स का आपका इवनिंग वाला ही टाइम रहेगा अभी आज का, ठीक है? और सेल डिवीजन वाला टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है? यहीं पर ही करवाऊंगी, वी विल डिस्कस इट इन द ग्रुप, ठीक है? ओके देन, बाय फॉर नाउ। कोई डाउट्स होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे कल, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
एक बात और बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. रह गए बेटा, आपने बेटा ड्यूज क्लियर करो आज प्लीज, है ना, कि आपको बहुत Okay, ma'am. करवाने हैं, तो मेरे पास आज की आज फीस आनी चाहिए सबकी, है ना। 2500 आपकी फी है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट 800 आपका आया हुआ है मेरे पास। ओके।